नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चैप्टर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट वालों के लिए। चैप्टर नंबर होगा चैप्टर नंबर 10 है और ये सब्जेक्ट नंबर है 5th एडवांस अकाउंटिंग। बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? ये जो ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है उस सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप होता है। सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप जहाँ पे होता है वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। और वो जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं कोई कंपनी के लिए इंडिविजुअल, उसी तरह एक कंसोलिडेटेड बनता है। इसका मतलब हिंदी में या गुजराती में मीनिंग होता है कंसोलिडेटेड, यानी कि सबको मिला के एक बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली जो रिपोर्टिंग के लिए होता है वही है। हम देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू क्या रहा है। ये इंस्टीट्यूट का ही पीडीएफ है, उसमें से ही हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रुप होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, पर्पस एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड अदर एडजस्टमेंट्स। अगर आपने अमलगमेशन पढ़ा होगा, और अमलगमेशन में ज़्यादातर ऐसा होता है अगर दो कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी है और अमलगमेट हो रही है दोनों, या मर्जर डीमर्जर कुछ भी हो रहा है उसका, तो वहाँ पे भी हम इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। इंट्रा कंपनी का मीनिंग होता है हम एक कंपनी एक्स और कंपनी वाई, कंपनी एक सब्सिडरी है, कंपनी वाई होल्डिंग है, तो वो एक दूसरे के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करती है, तो वो जब कंपनियां दोनों मिल जाती है तब वो ट्रांजैक्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, मीन बाय उसको निकल देते हैं। ये था उसका इंट्रोडक्शन। अब आगे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रुप होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। In this era of business growth, many organizations growing into a large corporation by the process of acquisition, merging, gaining control into one into another. अभी रिसेंटली फेसबुक ने 9.9% शेयर जो लिया है रिलायंस रिलायंस जियो कंपनी में, सॉरी फॉर द वर्ड्स। सो ऐसे ही वो कंपनियां उसने शेयर अक्वायर किया, वैसे ही ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है purchasing specific number of shares, that is ownership through voting power of the company, exercising control over a board of directors। बीओडी में भी वो कंट्रोल मिलता है उनको, जितना जितना परसेंटेज होता है, मेजर कंट्रोल जिनका होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू द वन और द मोर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ व्हिच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। देखिए यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो मीनिंग, इसका मीनिंग समझने के लिए हमें प्लस सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग समझना जरूरी हो जाता है कि सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस दैट द सब्सिडरी कंपनी क्या है। सब्सिडरी कंपनी मींस इन विच होल्डिंग कंपनी, उसमें एक होल्डिंग कंपनी जिसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, उस कंपनी का कंट्रोल है। और वो कहाँ पे है? कंट्रोल हो सकता है आइदर इनटू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आइदर इनटू द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। और वो कितना होना चाहिए? 1.5 ऑफ द टोटल शेयर कंपनी शेयर कैपिटल, either its own or together with one or more subsidiary company। मीनिंग बाय एक कंपनी का अकेले का 50% या उससे ज्यादा, या फिर 2 या 3 कंपनी मिलकर 50% या उससे ज्यादा। आगे देखेंगे टोटल शेयर कैपिटल। दिस थिंग्स आर बेसिक्स है जो पेड अप इक्विटी शेयर है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, जो ये सब हम गिनते हैं, वैसे ही सीपीटी में भी आता है, आईपीसीएस में भी आता है। ये दिस थिंग्स आर डेफिनेशन। कंट्रोल, ये भी डेफिनेशन भी देखने लायक है कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल मीन द ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज ऑफ मोर देन वन ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो आगे बढ़ा वैसे ही कि कंट्रोल क्या है। कंट्रोल आइदर यू आर कंट्रोलिंग इनटू द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और यू आर कंट्रोलिंग इनटू द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर के लिए है अकेली कंपनी का वो मोर देन वन हाफ, मोर देन हाफ। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, जो लो है उसमें टेक्निकल ऐसा नहीं लिखा होता मोर देन 50%, यहाँ पे लिखा होता है मोर देन 1.5 ऑफ द वोटिंग पावर, यानी कि आधे से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही हो ऐसी अकेली कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी होल्डिंग मोर देन 1.5 voting power of the companies। Control of the composition of the board of directors in case of a composition of a corresponding government body, यानी कि कोई कंपनी है उसमें कंपोजिशन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बीओडी का कंपोजिशन होता है, उसमें दूसरी कंपनी के इन्फ्लुएंस है और ये दूसरी कंपनी ने उनको अपॉइंट किया है, वो भी एक वन टाइप ऑफ कंट्रोल ही है। देन व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, सीएफएस में सबसे ज्यादा इसी पे ही बात होगी। और कंट्रोल
डिसाइड होगा, उसके ऊपर से माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है वो देखा जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है द पार्ट ऑफ द नेट रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन of net asset of the subsidiary attributable to the interest which are not held directly or indirectly through subsidiary by the parents। यानी कि 100% जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें से समझ लीजिए 50%, 60%, 60% का होल्डिंग कंपनी का है। जो बाकी रह गया होल्डिंग, जो 30% है या 40% है, वो होल्डिंग उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। और वो माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट मतलब शेयर डिवेंचर वाला इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट यानी कि कंपनी में उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। wholly owned and partly owned subsidiaries, ये क्या होता है? wholly owned subsidiaries are where one in which all the shares are owned by the holding company। यानी कि कंपनी एक्स में समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स है, तो सारे के सारे शेयर कंपनी वाई ने परचेस किए हुए, यानी कि कंपनी एक्स पूरी की पूरी कंपनी वाई की है। पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी मीन बाय कि मोर देन 50% कंपनी एक्स में 50 से ज्यादा परसेंटेज या मोर देन 1.5 मेजॉरिटी शेयर्स आर होल्ड बाय द कंपनी वाई। तो कंपनी वाई हुई उसकी, कंपनी एक्स हुई कंपनी वाई के लिए पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी। ये थोड़ा सा टेक्निकल, इतना कुछ ज्यादा नहीं, आप जितना एक दो बार एग्जांपल लोगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 100% वोटिंग राइट्स आर वेस्टेड बाय द होल्डिंग कंपनी। अभी ये वेस्टेड का मतलब क्या होता है? वेस्टेड इज आल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड। वेस्टेड यानी कि उनके पास है, वेस्ट किया, WAST वेस्ट मतलब बिगड़ा हुआ, VESTED वेस्टेड। वोटिंग राइट ऑफ मोर देन 50% बट लेस देन 100% आर वेस्टेड बाय द होल्डिंग कंपनी। देयर आर नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द बिकॉज अभी जो 100% ओन्ड ओनली ओन्ड कंपनी होगी उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी पार्टीज के लिए होता है और माइनॉरिटी पार्टीज जो होती है वो शेयर होल्ड करती है। अगर वो शेयर होल्ड कर ही नहीं रही तो माइनॉरिटी पार्टी नहीं है, पार्टी ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है। इसी तरह जो पार्सली होल्ड होगा उसमें होगा देयर आर माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिकॉज लेस देन 500 ऑफ शेयर। जो 50% एक कंपनी ने होल्ड किया है, जिस कंपनी 50% होल्ड, जो बाकी के शेयर वो जिन्होंने होल्ड किया है वो माइनॉरिटी है और उसका अपना एक इंटरेस्ट है, उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे भी एक बहुत ही बढ़िया रीजन है। ग्रुप पेरेंट जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहीं ना कहीं पेरेंट कंपनी ने होल्ड किया हुआ है, वो कंपनी का एज अ होल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस व्यू क्या है वो जानने के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, रूल्स दिया हुआ है कि 129 में सब्सिडरी इंक्लूड होती है, AOC पर ये रिटर्न वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। दिस थिंग्स आर थियोरेटिकल्स, आप उसको पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको याद रखना है और कैसे इसको प्रेजेंट करना है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज जहां पे एग्जाम्पशन दिए गए हैं, वो कौन कौन से वो भी पढ़ेंगे। It is wholly owned subsidiary company or partly owned subsidiary company of another company and all other member including those who are not otherwise entitled to vote having been intimated in writing for which the proof of delivery of such intimation is available with the company do not object the company not presenting CFS। यानी कि कोई ऐसी कंपनी जिसका 100% wholly owned subsidiary है तो दिक्कत नहीं है, और पार्सली ओन्ड है 50% और 60%, जो बाकी का 40% लोग हैं वो ऐसा राइटिंग में प्रूफ दे रहे हैं कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप CFS ना बनाए तो फिर ये आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कंपनी वो सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया वेदर आउटसाइड इंडिया। यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, यानी कि वो कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है और आइदर नॉट लिस्टेड और इनटू प्रोसेस ऑफ द लिस्टेड भी नहीं है और प्रोसेस भी उन्होंने इनिशिएट किया नहीं है। कहाँ पे? इनटू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इंडिया में और आउटसाइड इंडिया। ये एक टेक्निकल टर्म होता है। ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम देते हैं, बाद में कहते हैं मैं तो सब कुछ लिख के आया था फिर भी मार्क्स नहीं आए। क्यों मार्क्स नहीं आए? क्योंकि आप लिख के आए द कंपनी whose security is not listed in India।
यानी कि आपने पढ़ा है लेकिन आपने थोड़ा आधा छोड़ दिया। आपको वहां पे लिखना था कंपनी whose securities are not listed or not into the process of listing into the stock exchange whether in India or outside India। ये जहाँ पे भी आएगा एक साथ ही आएगा, इसलिए इसको आप याद रख लो। सीधी तरह से याद करना, इसका कोई रट्टा नहीं लगाना, सीधी सी छोटी सी बात है। Its ultimate or any intermediate holding company files CFS with the register which are in compliance with the applicable accounting standard। यानी कि जो 2 या 3 होल्डिंग कंपनी हो सकती है किसी एक कंपनी की, अगर दूसरी कंपनी इंटरमीडिएट कंपनी जो दूसरी कंपनी है वो अपना CFS फाइल कर देती है रजिस्ट्रार के पास, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ये था पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ द CFS। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। नमस्कार। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अब ये ज़्यादातर दिक्कत हो रही है न्यू कोर्स या ओल्ड कोर्स में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, इंड एस पढ़े और क्या पढ़े। देखिए, हम इंस्टीट्यूट है, वो हमारे माँ बाप है, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है हमें वो सब पढ़ना है, सब देखना है। एक एटलीस्ट 1 व्यू तो उनका करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि CA कर रहे हो तो सब बाहर से आएगा, अंदर से कुछ नहीं आता। ये सब ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट ने जितना भी मटेरियल दिया हुआ है वो एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए। एक बार हम पढ़ ले, देख ले उसमें कौन से कंसेप्ट है। अगर आप उसको ज़्यादा देखना चाहते हैं तो दूसरी रेफरेंस बुक का यूज़ कीजिए। लेकिन जो ये स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस मैनुअल तो पुरानी थी, अभी नहीं है, लेकिन जो है जिन जिन के पास भी है वो क्वेश्चंस देखें, अगर चैप्टर चेंज नहीं हुए तो। हम देखने जाएंगे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। देखिए, अभी ये जो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, तो स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एस, इंड एस, ये सब चीज़ें क्यों दी गई है? वो दी गई है हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रेजेंट, यानी कि कैसे बनाए और कैसे बताए, कैसे दिखाए। हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रेजेंट। इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलेंगे CFS। CFS को रिलेटेड, उसके रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, उसके रिलेटेड क्या क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमें दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। यहाँ पे the standard should also be applied to the accounting of investment in subsidiary, यानी कि investment in the subsidiary in the separate financial statement of parent in the preparation of CFS and other accounting standard also apply in same manner apply to separate statement। यानी कि जो कंपनीज के लिए सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी अप्लाई करता है, और जो कंट्रोल है पेरेंट के पास कंट्रोल है उसको भी अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों में अप्लाई नहीं करता, डू नॉट डील विथ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ने के लिए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन, अमलगमेशन के लिए अप्लाइड नहीं होता, उनके लिए अप्लाइड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट प्रेजेंट गवर्न बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। एसोसिएट में, एसोसिएट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए अप्लाई नहीं होता। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के लिए भी अप्लाई नहीं होता, यानी कि 3 चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं होता। अकाउंटिंग अमालगमेशन दूसरा होता है, दूसरा यहाँ पे लिखा है एसोसिएट के लिए, और तीसरा है जॉइंट वेंचर के लिए। कंट्रोल क्या है? CFS में prepared on the basis of the financial statement of parent and the all enterprises that are controlled by the parent। यानी कि जो पेरेंट कंपनी है उसके डाटा और जो कुछ भी एंटरप्राइज, कितने भी एंटरप्राइज हो जो पेरेंट कंपनी को कंट्रोल करते हैं, सीरीज ऑफ दी कंपनीज भी हो सकते हैं, X को Y कंट्रोल करता है, Y को Z कंट्रोल करता है। अभी ये सारे मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए आपको ओड लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है एग्जाम में। आपने अभी तक सिर्फ ऐसा ही पढ़ा है कि X कंपनी होल्डिंग है, Y उसकी सब्सिडरी है, Z उसकी सब्सिडरी है Y। ऐसे ही क्यों? एग्जाम्स में ICAI इंस्टीट्यूट हमारी जो है वो ऐसे ही ट्रिक्स को यूज़ करती है, आपको सब अलग अलग मिक्स कर देती है। जो यूजुअली यूज़ होते हैं एग्जाम्पल उसको नहीं वो यूज़ करती, जो उनके जो क्वेश्चंस में जो आते हैं नेम्स ऑफ द कंपनीज आर लाइक दिस ओनली। सो आपको ये भी एक हैबिट रखनी है कि आप सिर्फ XYZ ABC 1 2 3 ऐसे ही मत पढ़े, कुछ भी हो सकता है। आपका दिमाग जो है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वो ये सब कैप्चर करता रहता है कि X कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी,
और जब एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, पढ़ने में हम जल्दी कर रहे होते, लिखने में जल्दी कर रहे होते, सोचते कम है, तब सीधा एक्स को होल्डिंग मान लेते, पूरा गिन डालते, फिर आके बोलते हैं कि अच्छा मैंने तो सब गिना था, सब अच्छा था, इंस्टीट्यूट में ये कट ऑफ कर देते हैं, वो कर देते, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधा फोकस करके देखिए, लिखा हुआ है एक्स इज अ सब्सिडरी कंपनी, वो पूरा लिखा है, लेकिन आपका दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि एक्स कंपनी सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक एक्स ऐसा सुना ही नहीं। सो आप ध्यान से किसी भी चीज को, किसी को भी आप देख रहे हैं यूट्यूब में, किसी कहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुने, कंसेप्ट को सुने, उसके बाद कंसेप्ट को याद रखें, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान से पढ़िए, फिर लिखिए। सो हम बात कर रहे थे कंट्रोल की। कंट्रोल कंट्रोल जो अभी तक आया वैसे ही है। इन द बोर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर इज अ पावर विदाउट द कंसर्न ऑफ द concurrence of any other person to the appoint or remove all or the majority of the directors of the company. An enterprise is deemed to have the power to appoint a director if any of the following condition is satisfied. यानी कि a person cannot be appointed director without the exercise in his favor by the enterprise of such power as aforesaid. A person's appointment as a director follows necessarily from his appointment to position held by him in the enterprises. The director is nominated by the enterprises or subsidiary thereof. ये क्या है? ये जो पूरा दिल लिखा हुआ है, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट का ये मटेरियल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। और सब जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर उनके पास इजीली अवेलेबल यही मटेरियल होता है, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट को भी प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको थोड़ा सा बेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, स्टूडेंट का भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा है, पर्सन कांट बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी विदाउट एक्सरसाइजिंग, ये क्या है? राइट और कंट्रोल, इतना सब लिखा हुआ है, ये अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दिस इज हाउ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी वर्क्स, कैसे वर्क करती है उसके बारे में लिखा है। एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए अभी ये वो था सीएफएस बनाने में एक्सक्लूजन, ये है प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, यानी कि सब्सिडरी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन व्हेन कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, यानी कि जो भी कंट्रोल है वो टेम्पररी सिर्फ रखा हुआ है, because the subsidiary is acquired and held exclusively with the view of subsequent disposal in the near future, or it operates under the several long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent। यानी कि क्या लिखा हुआ है, जब ऐसी कोई कंपनी जिसने फ्यूचर में डिस्पोज करने के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, उसको सीएफएस, ऐसी कंपनी की होल्डिंग को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम आगे पढ़े कि इसमें इंक्लूड नहीं होगा, दिस इज वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। देखिए अभी नियर फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर की डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द एक्विजिशन, 12 मंथ्स, नॉट मोर देन 12 months from the acquisition of the relevant investment, unless longer period can be justified on the basis of facts and the circumstances of the case। यानी कि यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर ऐसा ही होगा, पहले ऊपर उन्होंने सीधा लिख दिया डायरेक्ट जो है, उसके बाद वो एक एक टर्म जो ऊपर लिखा हुआ है उसको वो नीचे एक्सप्लेन करते जाएंगे। हमारी टेंडेंसी एज ए स्टूडेंट यही होती है, हम ऊपर पढ़ लेते हैं, नीचे जाने देते हैं, और एग्जाम में ऐसा ही आ जाता है कि सेवरल लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस लिखा है, उसकी भी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, और इंटेंडेड फॉर द टेम्पररी, यानी कि टेम्पररी क्या है और क्या नहीं है वो पढ़ना भी जरूरी है। नियर फ्यूचर कौन सा, टेम्पररी को धकेल दिया नियर फ्यूचर में। अब नियर फ्यूचर की डेफिनेशन क्या है, नियर फ्यूचर की डेफिनेशन है विद इन 12 मंथ्स, उतने को टेम्पररी बोलेंगे, आफ्टर 12 मंथ्स इट विल बी लॉन्ग टर्म, जब लिखा हुआ है। अब उसको ज़्यादातर इन डेप्थ में जाना हो तो पढ़ सकते हैं, हम बेसिकली हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं ये कोई टीचर नहीं हूँ, मैं समझ लीजिए आप ऐसा, आपका ऐसा फ्रेंड हो। ज़्यादातर क्या होता है कि टीचर सब पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें
ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हम अपने फ्रेंड्स के पास पढ़ते हैं, वैसे ही ये पूरी सीरीज आएगी, वैसे ही ये पूरे वीडियोस आएंगे, सब ऊपर ऊपर से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं यहाँ पे आपके सामने ला के रख दूँगा। एडवांटेज ऑफ CFS, एडवांटेज क्या है? देखिए ये एक सीधी सी बात यहाँ पे बताई हुई, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, ये पूरा राउंड बताया। इवैल्यूएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द मार्केट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेल, सिंगल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे जब CFS होगा तब सिंगल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, सारी की सारी कंपनी का ट्रांजैक्शन ऑन दी वन प्लेट, एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। उसके उसको देख के उसके वैल्यू की, शेयर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। होल्डिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, होल्डिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, होल्डिंग कंपनी मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस कर सकती है, उसके जो प्रोडक्ट है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे वो चल सकती है, वो सारी चीज़ आप सिर्फ एक ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू होगा। कंपनी एक्स जो होल्डिंग है उसका भी होगा, उसका होल्डिंग जहाँ पे है उसका भी होगा, वो भी हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे। ये सब इन डिटेल लिखा हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ CFS, कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स यानी कि क्या? देखिए जो गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स है, सॉरी फॉर द वर्ड्स, जो गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स है उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ये सब वर्ड में। कंपोनेंट्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब लिखा हुआ होता है, लेकिन सब जब हम पूरा CA पढ़ लेते हैं, CA इंटरमीडिएट पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हमें सब दिक्कत होती है, फिर सब मिक्स हो जाता है। जब आप ये CFS पढ़ रहे हैं ना, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन जब जब ये एडवांस अकाउंट हो जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर हो जाएंगे, फिर जब पूरा आपका इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको कोई बोलेगा कंपोनेंट्स क्या है CFS का, छोटी सी बात है, आपको याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जब गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं तब वहाँ के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स की जो इन डेप्थनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, वो सीधी सी भाषा में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे जो वर्ड्स है वो बेर एक्ट में जो लिखा हुआ है, और ये जो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट्स में जो लिखा हुआ होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसको हमें क्या, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर दैट हमें इसको थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करना चाहिए, यानी कि अभी पढ़ लिया, अभी आप सिर्फ ये सीरीज देख लो, इसमें से आप पढ़ नहीं सकते, इसको आप सिर्फ सुनिए और देखिए, सोचिए आपको कैसे पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से पढ़िए। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये वीडियो। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कि एक बैलेंस शीट जो कंसोलिडेटेड है, सब साथ में मिलकर लिखा हुआ है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो इन द कैश पेरेंट प्रेजेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो पेरेंट कंपनी वो प्रेजेंट करती है। नोट्स एंड द एक्सप्लेनेटरी एंड शेड्यूल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल कंपनी के लिए बनता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो एंड नोट्स, वही जगह पे कंसोलिडेटेड के लिए वही बनेगा, लेकिन वो होगा सबका साथ में मिलके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो एंड नोट्स एंड शेड्यूल्स। सारी चीजें लिखी हुई है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, ये कंसोलिडेशन प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ इट कैन बी कंसोलिडेटेड टू ईच अदर, जो जिसके भी वेरियस स्टेजेस लिखे हुए हैं और यहाँ पे the cost of the parent of the investment, यानी कि cost of the acquisition in each subsidiary and the parent portion of equity of each subsidiary at the date on which investment in the each subsidiary is made। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, each पे ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, cost of the acquisition, आपको ऐसे ही इसको पढ़ना है। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। on the page number 13, for the every practical move there is a theory behind it, यानी कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये थियरी याद रखनी इम्पोर्टेंट है। ये अगर ये थियरी आपको याद है तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर या कंसेप्ट में 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन यू कैन सोल्व इट, बट देयर विल बी 1001 क्वेश्चन ऑन द एग्जाम, यानी कि 1000 क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, 1001 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिर उसको कैसे हैंडल करना है, उसको ऐसे हैंडल करना है, उसके पीछे की जो थियरी है उसको हमें देखना है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिए हुए, यहाँ से ये
पॉइंट्स है, इस 1 बाय 1 पॉइंट को आगे यानी कि नीचे 14, 15, 16वां पेज पे पूरी की पूरी 1 बाय 1 ऐड करके उसको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें भी हम जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द पेरेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब देखिए गुजराती मीडियम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ये होती है, हम ये साथ में पढ़ नहीं पाते, पढ़ पाते तो उसको समझ नहीं पाते। द कॉस्ट यानी कि एक कॉस्ट टू द पेरेंट, यानी कि पेरेंट कंपनी को कितनी कॉस्ट लगी, किसकी कॉस्ट, ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच सब्सिडरी, यानी कि पेरेंट कंपनी को कितनी कॉस्ट लगी उसकी सब्सिडरी कंपनी में जो एक्वायर किया हुआ पोर्शन है उसके लिए।